और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। तो यूक्रेन के मरियापुल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। माना जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मरियापुल जैसे शहर रूस के कब्जे में आ चुके हैं। जश्न की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या है सच्चाई, जरा देखिए रिपोर्ट। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियुपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारियुपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचेन कमांडरों की खूनी फौज ने मारियुपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारियुपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचेन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारियुपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке. मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचेन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचेन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियुपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно і постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियुपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियुपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचन्या में बैठे रमजान कादिरोव का यह संदेश जैसे ही मारियुपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां से जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले से ही अपने लड़ाकों को ये बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही
मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियुपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया था। इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियुपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए, जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। और रूस ने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस मिसाइल के जद में सब हैं, यानी ना फ्रांस बचेगा, ना ब्रिटेन और ना ही ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के भी महफूज रहने की गारंटी नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल की टारगेट रेंज है 18,000 किलोमीटर और रफ्तार है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन ने फिर बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। सबसे घातक मिसाइल टेस्ट से कांप उठा यूरोप। न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन बचेगा और न ऑस्ट्रेलिया, और न ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीर पेश की है, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। नाम सरमत उर्फ सैटर्न 2। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन की वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सैटर्न 2 का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने की जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सैटर्न 2 मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न 2 की वो ताकत है जो दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सैटर्न 2 के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं।
चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। जिस वक्त साटन 2 का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि साटन 2 का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. यानी टेस्ट में साटन 2 की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का ये बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और रूस से जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की को 58 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान उनकी सेना, उनकी जनता दोनों मैदान जंग में डटी रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की खूब मदद भी मिली, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया कि आप यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से ज़ेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी का साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खासतौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नाटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नाटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जर्मनी के चांसलर को ऐसा बयान देना पड़ा। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी का नुकसान हो रहा है? क्या युद्ध के बीच धर्म संकट में फंस गया है जर्मनी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है जर्मनी?